बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं। अभी मैंने एक वर्कशीट्स का हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था, तो ये आपके पास एक वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 7 है आपके पास। और दिस वर्कशीट इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3A। ठीक है जी। इसके क्वेश्चन आप ज़रा देख लें पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड अ फार्मूला फॉर द जनरल टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंसेस। फर्स्ट सीक्वेंस इज गिवन टू यू, दैट इज़ 5, 9, 13, 17 अप टू so on। और जो सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास, दैट इज़ 2, 8, 14, 20, 26 अप टू so on। क्वेश्चन 2 इज़ कंसीडर द सीक्वेंस 3, 7, 11, 15, 19 अप टू so on। फर्स्ट पार्ट है जी, राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एंड द सेकंड वन इज़ फाइंड इन टर्म्स ऑफ n a formula for the nth terms of the sequence। And the third part is hence find the 50th term and the 67th term। और जो क्वेश्चन आपके पास 3 आ रहा है, कंसीडर द पैटर्न। एक पैटर्न आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 4 इज इक्वल टू 1 टाइम्स 4, 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 एंड 18 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 6। ये आपको पूरा एक पैटर्न दिया हुआ है। तो उसके जो क्वेश्चन उससे पूछे हुए हैं वो क्या है जी, राइट डाउन द 6th लाइन इन द पैटर्न। और द सेकंड वन इज़ रिड्यूस द वैल्यू ऑफ के। अच्छा बेटा, ऐसा है कि ये जो हमारे पास वर्कशीट है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है हमारे पास 3A उसके रिलेटेड है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के रेफरेंस से। तो जिन स्टूडेंट्स को अगर जो समझते हैं कि इनको ये वर्कशीट आती है, तो वो ये वीडियो को पास कर लें, और पास करने के बाद जो है वो वर्कशीट अटैम्प्ट करें। और जो समझते हैं कि उनको ये वीडियो जो उन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ या फर्स्ट टाइम दे आर स्टडिंग दिस टॉपिक, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप जो है पहले वीडियो को समझ लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद सारे क्वेश्चन जो हैं आपने दोबारा से खुद करने हैं। तो आप देख लें कि आप में से इसमें से 2 जो ऑप्शन हैं, आप कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो हम चंद सेकंड्स के बाद वापस आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कम बैक। अब इस पर आपने उम्मीद काफ़ी आप लोगों ने या तो इसको अटैम्प्ट कर लिया होगा या आप बैठे होंगे कि इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले समझ लीजिएगा, ठीक है जी। फाइंड अ फार्मूला फॉर द जनरल टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। पहले देखें ये हो क्या रहा है, आपने इसको यूँ अंडरस्टैंड करना है। देखिए बेटा, ये 5 है और 5 के बाद 9 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है। अब इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि फर्दबल देखें, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो है जी 5। यहाँ पे जो सेकंड टर्म आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है, 9 आ रही है। और इस तरह जो थर्ड टर्म आपके पास आ रही है वो 13 आ रही है। इस तरह फोर्थ टर्म जो है आपके पास दैट इज़ 17। अब इसको देखिएगा कि मैं यूँ करूँ कि ये जो 5 है इसको तो मैं ऐसे 5 लिख रहा हूँ, लेकिन इस 5 में अगर हम एक 4 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आई है वो यूँ आई है कि जो 5 + 4 लिखा हुआ था उसमें अगर हम एक और 4 ऐड कर दें तो हमारे पास देखें 4 + 4 8, 8 + 5 क्या आ जाएगा बेटा, 13 आ जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखें कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वहाँ पे आपके पास 4 को हमने ऐड नहीं किया, यानी वो 0 टाइम 4 हुआ है। जब सेकंड टर्म है उसमें 1 टाइम 4 आया है। इस तरह जब थर्ड टर्म है उसमें 2 टाइम्स 4 आया है, यानी कि 5 तो वैसे चल रहा है सबके साथ, और लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स 4 आ रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि जो भी हम टर्म आगे लेते जा रहे हैं तो उसमें 5 तो सब में आ रहा है, लेकिन जो 4 है वो एक कम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी यूँ समझ लें कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म थी तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म थी तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर हम nth टर्म की बात करते हैं, एक जनरल फार्मूला बना रहे हैं, तो इसका मतलब है n-1 यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने इसको यहाँ तक छोड़ नहीं देना, इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे। तो सिंपलीफाई आपके पास देखें क्या हो रहा है, ये आपके पास बन रहा है जी an = 5 + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4n - 4 एंड दैट विल बी 5 + 4 दैट विल बी 1। और यहाँ पे क्या आ रहा है जी 4n, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं 4n + 1। ये आपके पास एक क्या बन गया बेटा, एक फार्मूला बन गया। इसको चेक करने का भी एक तरीका है कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर हम n को 1 पुट करते हैं यानी फर्स्ट टर्म,
तो 4 1 ज़ार 4, 4 + 1 5 हो गया। n को 2 पुट करेंगे अगर तो 4 2 ज़ार 8, 8 + 1 9 हो जाएगा। 4 को 3 पुट करेंगे तो 4 3 ज़ार 12, 12 + 1 13 हो जाएगा। इस तरह 4 को 4 पुट करेंगे 16 + 1 17, तो हमारे पास वो नेक्स्ट टर्म के पास आ जाएगी। क्लियर बेटा। इसी तरह आप आ जाएँ बी पार्ट पे। अब बी पार्ट पे अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए बी पार्ट में हमारे पास, अच्छा देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड इसमें आपके पास सीक्वेंस आ रहा है वो बेटा 2 है, 8 है, 14 है। इसमें थोड़ा लिखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म की बेटा क्या आ रही है आपके पास 2 आ रही है। उसके बाद देखें जो सेकंड टर्म आ रही है तो देखें उसमें 6 ऐड हो रहा है। तो अगर हम इसमें 6 ऐड करें तो 2 + 6 क्या बन गया बेटा आपके पास 8 बन गया। ठीक है। उसके बाद अगर आप 2 + 6 में एक और 6 ऐड करें तो 6 + 6 12, 12 + 2 दैट विल बी 14। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सेकंड टर्म में आपके पास एक दफ़ा 6 को ऐड किए हैं, उसके बाद जब हमने थर्ड टर्म में गए हैं तो 2 दफ़ा 6 को ऐड किया है। इसी तरह जब आपके पास बिल्कुल फर्स्ट टर्म थी तो हमने 0 दफ़ा 6 को ऐड किया हुआ था। इसी तरह हम देखते जा रहे हैं कि जैसे टर्म बढ़ती जा रही है तो 6 जो है उससे एक कम जो है वो ऐड होता जा रहा है। तो अब जनरल फार्मूला क्या बन गया, अगर an है, इसको हम जनरल कहते हैं, तो इसका मतलब है कि 6 को हम n-1 टाइम्स ऐड करेंगे। यानी कि यूँ समझ लें 6, जैसे हम यहाँ पे बात करें कि 6 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो मतलब 6 + 6 हो जाएगा, 2 से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा बेटा। उसके बाद जब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको फार्मूले को, मैंने अभी बताया था यहाँ तक छोड़ना नहीं है आपने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 2 प्लस, अब 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 6n-6। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जी कि ये 6n हो गया, 6n और -6 + 2 दैट विल बी -4। इसको जैसे मैंने लास्ट कहा था कि चेक करने के लिए अगर हम चेक करें n को हमेशा 1 से पुट करेंगे। अगर n को 1 पुट करते हैं, देखें 6 1 = 6, 6 - 4 क्या हो जाएगा 2। आपका ये सीक्वेंस मतलब जो है वो दोबारा हमारे पास आता जाएगा। ठीक है बेटा। n को 2 पुट करें, 6 2 = 12, 12 में से 4 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह 6 को 3 पुट करेंगे, n को 3 पुट करेंगे, 6 × 3 18, 18 - 4 आपके पास 14 आ जाएगा। n को अगर आप पुट करेंगे जी 4 पुट करेंगे, 6 4 = 24, 24 - 4 20 आ जाएगा। यही आपका सीक्वेंस आता जाएगा तो आपके पास ये इसका आंसर आता जाएगा। क्लियर बात जी। अच्छा, इस दोनों क्वेश्चंस को हम एक और फार्मूले से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो भी ज़रा देख लीजिएगा कि किस तरह हम कर सकते हैं। अच्छा बेटा देखिएगा, ये हमारे पास बेसिकली इसको हम कहते हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि इसमें कोई चीज़ ऐड होती जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 5 है बेटा, ये फिर 9 है, इसमें क्या हो रहा है 4 ऐड होता जा रहा है, फिर इसमें 4 4 ऐड होता जा रहा है। इसका एक फार्मूला हमारे पास होता है कि हम इसको अगर फार्मूला यूज़ करें दैट इज़ a + n-1 × d। a1 भी लिखते हैं हम इसको, a1 + n-1 × d। अब इसमें देखिएगा n टर्म जो है जनरल फार्मूला जो है, अब इसमें देखें जो a है, a से मुराद होती है फर्स्ट टर्म, a से मुराद बेटा क्या होती है फर्स्ट टर्म, और n से मुराद होती है नंबर ऑफ़ टर्म्स के, कितनी टर्म्स आपको दी हुई हैं, और d से मुराद होता है कॉमन डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। अब अगर आप गौर करें इस सवाल में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आ रही है जिसको हम a1 कह रहे हैं वो बेटा 5 है। उसके बाद देखें जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है सब में ये 4 का डिफरेंस आता जा रहा है। ठीक है। और जो n है, n से मुराद नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम n को n लिख देंगे। अब जब यही वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं तो क्या हमारे पास फार्मूला आ रहा है बेटा a1 यानी फर्स्ट टर्म 5 हो गया, n-1 × d 4 हो गया। 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा जी 4n-4 और 5 - 4 दैट विल बी 1, और 4n + 1 जो है इसका फार्मूला बन गया। ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो हमने अभी सॉल्व किया था और ये वही वाला फार्मूला आपके पास आ गया था। ठीक है जी। इसी तरह सिमिलरली आप सेकंड पार्ट पे आ जाएं, यानी दोनों मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड थोड़ा सा ईजी भी हो सकता है आपके पास। आप देखें सेकंड मेथड आपके पास क्या है कि 2, फिर देखें इसमें क्या होता जा रहा है जी 6 ऐड होता जा रहा है। ठीक है जी, इधर भी 6 ऐड होता जा रहा है। तो मतलब ये होगा कि इसमें जो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है वो बेटा 2 है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 6 है, और n हमारे पास n होगा। n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो क्योंकि यहाँ पे टर्म्स का पता नहीं है कि कितनी टर्म्स हैं, टोटल लगा हुआ है, तो इसलिए हमने उसको n रहने देना है। अब फार्मूले हमारे पास क्या था बेटा
A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो हमने A1 की जगह पे 2 पुट कर दिया, n-1 वैसे आ गया, जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है दैट इज़ 6। अब 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 2 प्लस 6n-6, तो 6n वैसे आ गया जी, और -6 प्लस 2 करेंगे दैट विल बी -4। तो दिस विल बी द फार्मूला। ये और अब देखिएगा हम जो सेकंड पार्ट किया था हमने, हमारे पास यही वाला जो फार्मूला है वही आया था, ठीक है। तो यू कैन अडॉप्ट आइदर मेथड, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, ठीक है, फार्मूला मेथड, वो आपको जो आसान लगे। ओके बेटा, इसके क्वेश्चन नंबर अब 2 पे अगर हम आ जाते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज़ कंसीडर द सीक्वेंस 3, 7, 11, 15 एंड 19। राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपने इसकी जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है वो आपने इसकी बतानी है कि वो क्या आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है कि सिंपल आपने बताना है। देखें यहाँ पे 3 है बेटा, ये 7 है, ये 11 है, तो ये क्या होता जा रहा है आपके पास, इस पर 4 ऐड होता जा रहा है। इसका मतलब है इसमें भी 4 ऐड होता जा रहा है। तो नेक्स्ट जब हम 4 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 23, एक टर्म आ जाएगी, और जब उसमें फिर 4 ऐड कर देंगे दैट विल बी 27। तो हमारे पास जो आपका आंसर आ रहा है इसमें दैट इज़ 23 और 27, इसका आंसर आ गया। उसके बाद देखिए फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन अ फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसके लिए वही फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ कि ए एन इज़ इक्वल टू क्या होता है जी, आप इस तरह मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे, ए एन इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब इस सवाल में क्या है जी, इस क्वेश्चन में आपके पास अगर आप देखें कि हमारे पास जो A1 है, जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो 3 है, ठीक हो गया जी, और नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, वो 4 आ रहा है, और n ही रहेगा क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स का पता नहीं है कि इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं। तो हम इसको an लिखेंगे बेटा। फर्स्ट टर्म हमारे पास बेटा है 3 और प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस बेटा हमारे पास क्या आ रहा है 4। अब आप क्या करेंगे, जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करें इससे भी, तो दैट विल बी an इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4n-4। तो an इज़ इक्वल टू 4n और प्लस का 3 है बेटा, और ये माइनस का 4 हमारे पास आ रहा है, तो प्लस 3 - 4 दैट विल बी -1। तो हमारे पास ये इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। अब आपके पास क्या कह रहा है, फाइंड द 50th टर्म एंड द 67th टर्म। ये बहुत आसान है। अगर हमारे पास जनरल फार्मूला जैसे हम ये निकाल चुके हैं, an इज़ इक्वल टू 4n-1। तो देखिए अगर वो कहते हैं 50th टर्म निकालें, तो इसका मतलब है आप n की जगह पे 50 पुट कर दें, तो 4 × 50 - 1, 54 दैट विल बी 200। 200 में से 1 निकालेंगे तो दैट विल बी 199, आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब बी पार्ट इसका अगर हम करते हैं, ए पार्ट हो गया बेटा, इसका बी पार्ट है, उसने कहा कि 67th टर्म यू हैव टू फाइंड आउट। तो जनरल फार्मूला हमारे पास बन गया है 4n-1। तो अगर हम 67th n की जगह पे 67 पुट कर दें और -1 करें बेटा, जब 67 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू 268, में से 1 निकाल देंगे तो 267 दैट विल बी द योर रिक्वायर्ड टर्म। ठीक हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है कि कंसीडर द पैटर्न। एक पैटर्न को आपने कंसीडर करना है कि ये हो क्या रहा है। देन जब आपको उसको ये समझ आ जाएगी कि ये किस तरह आगे चल रहा है, देन यू विल हैव टू आंसर। फर्स्ट पार्ट इज़ राइट डाउन द 6th लाइन इन द पैटर्न एंड द सेकेंड वन इज़ डिड्यूस द वैल्यू ऑफ के। अब पहले इसको देखें, आपने समझना है कि ये हो क्या रहा है। देखिए बेटा, पहले लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है 1 × 4 तो 4 हो गया। 10 को क्या लिख दिया उसने, 2 × 5 10 हो गया। 18 को क्या लिखा हुआ है जी, 3 × 6 18 हो गया। अब समझने वाली बात यूँ है कि जो फर्स्ट आपके पास लाइन है वहाँ पे 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ये तरतीब चलती जा रही है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट जो फर्स्ट लाइन पे बात स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 4 से। उसके बाद क्या हो रहा है जी, 4 5 6 7 इस तरह आपके पास वो लाइन आपके पास चलती जा रही है। क्लियर होगी बात ये। अब इसका मतलब है कि उसने कहा है इस पहले पैटर्न की बात मैं कर रहा हूँ, पहले पैटर्न में कि राइट डाउन द 6th लाइन। अब मैं यूँ कर रहा हूँ कि 6th लाइन कैसे बनेगी। अब इस पैटर्न को अगर आप गौर करें, 6th लाइन में
आपके पास जैसे फर्स्ट लाइन थी तो 1 से शुरू किया, सेकंड लाइन थी तो 2 से शुरू किया, 6 लाइन में आप 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। और इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं देखिएगा, अगर आप गौर करें तो 1 के बाद यहाँ पे 4 से शुरू हो रहा है, इधर 2 के बाद 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखें यहाँ पे 3 का गैप आता जा रहा है, 1 के बाद 4 3 है जी, ऐड हो गया, यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पर भी 3 का गैप आता जा रहा है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट टर्म में इधर भी 3 का गैप होगा, तो मतलब 9 6 आर 54। तो यूँ समझ लें अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपकी जो 6th लाइन होगी दैट विल बी लाइक दिस वन, ये आपकी एक 6th लाइन बन जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन अब जो सेकंड पार्ट है डिड्यूस द वैल्यू ऑफ के, अब आपने बतानी है कि ये वैल्यू ऑफ के क्या आ रही है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है कि जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि जिस पैटर्न में आता जा रहा है, जो नंबर यहाँ पे होगा उसमें 3 ऐड आपने करना है कि कौन सा ऐसा नंबर आएगा। अब अगर आप और करें, इसी से हम अगर इसको मैं कंटिन्यू कर दूँ इस चीज़ को, देखें मल्टीप्लाई कर दें के से, तो दैट विल बी के स्क्वायर प्लस 3k और इज़ इक्वल टू 208 हो गया। के स्क्वायर प्लस 3k माइनस 208 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें एक फैक्टराइजेशन हम पढ़ चुके हैं, अगर हम इसके पेयर बनाते हैं तो पेयर बनाते हुए ये यूँ आ जाएगा के स्क्वायर प्लस, अगर हम इसके 16k माइनस 13k करते हैं तो ये आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई करते हुए आंसर क्या आता है 208 आ जाता है। यानी अगर हम 16 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी 208 आ रहा है। अब आप इसी कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान रखिएगा कि 208 को हम यूँ लिख सकते हैं, ये बेटा 13 है के की जगह पे, फिर के की जगह पे हम 13 पुट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यही वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो दैट विल बी 208। लेकिन क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसका मतलब है कि जो के की वैल्यू है कंपेयर जब करेंगे तो के की वैल्यू इज़ इक्वल टू 13, तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जो वैल्यू हमारे पास आ रही है के इज़ इक्वल टू 13, ठीक है। उम्मीद काफ़ी आपको ये सारा समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी कॉन्सेप्ट में या कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा हो तो फिर आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में दोबारा से इसको डिस्कस कर लेना है, ठीक है जी। थैंक यू।